बख्तियार खिलजी, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इतिहास में उसका नाम खून से लिखा है। क्रूर और बर्बर यही था बख्तियार। वो जहां भी गया तबाही मचा दी। दिल्ली सल्तनत का वो ऐसा सिपह सालार था जिसे बस लूट और जीत से मतलब था। ज्ञान, कला, संस्कृति से उसे कोई लेना देना नहीं था। उसके दिल में बस एक ही भूख थी, और राज्यों को रौंदना और धन लूटना। अपनी इसी भूख मिटाने वो भारत आ गया। उसके साथ थी उसकी विशाल सेना, जो बस तबाही लाने आई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने इसी अभियान में बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके हकीम भी हार गए। चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। ऐसे में किसी ने खिलजी को नालंदा के महान विद्वान शीलभद्र के बारे में बताया। शीलभद्र सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता भी थे। उनके इलाज से बहुत लोग ठीक हो चुके थे। खिलजी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी जिद छोड़कर शीलभद्र की शरण में जाना पड़ा। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। नालंदा, प्राचीन भारत की शान का एक सुनहरा अध्याय। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान की ज्योति चमकती थी। दूर दूर से छात्र यहां पढ़ने आते थे। ये बस एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल था जहां विद्वता का बहुत सम्मान था। यहाँ हर तरह की पढ़ाई होती थी। चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, तर्कशास्त्र और भी बहुत कुछ। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनवाया था। सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने भी इसे आगे बढ़ाया। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का कारण थे यहाँ के विद्वान। इन्हीं में से एक थे आचार्य शीलभद्र, जिन्हें पूरी दुनिया जानती थी। वे बहुत बड़े विद्वान थे और आयुर्वेद के झांता भी। उनके इलाज का लोहा सब मानते थे। उनके इलाज से बहुत से बीमार लोगों को नया जीवन मिला था। शीलभद्र इतने प्रसिद्ध थे कि विदेशों से भी लोग उनसे इलाज करवाने आते थे। शीलभद्र सबके लिए दयालु थे। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, उनके लिए सब बराबर थे। जब शीलभद्र को पता चला कि बख्तियार खिलजी बीमार है, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उसके पास भेजा। उन्होंने खिलजी को नालंदा बुलाया और इलाज का भरोसा दिया। खिलजी के लिए यह एक कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी बीमारी थी, जिसने उसे तोड़कर रख दिया था, और दूसरी तरफ उसका अहंकार, जो उसे एक विद्वान के पास जाने से रोक रहा था। लेकिन अपनी बीमारी के आगे उसे झुकना पड़ा। वो अपने सैनिकों के साथ नालंदा आया और शीलभद्र के चरणों में गिर गया। शीलभद्र ने खिलजी की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुहक हुआ। खिलजी की हालत बहुत गंभीर थी और उसे देखकर शीलभद्र का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत ही उसे ठीक करने का निश्चय किया। उन्होंने बिना कुछ सोचे खिलजी का इलाज शुरू कर दिया। उनका इलाज अनोखा था। शीलभद्र ने अपने ज्ञान और अनुभव का पूरा उपयोग किया। वे जानते थे कि खिलजी को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ विशेष करना होगा। वे दवाओं के साथ साथ मंत्रों का भी प्रयोग करते थे। शीलभद्र का मानना था कि दवाओं के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक उपचार भी आवश्यक है। उन्होंने अपने मंत्रों और औषधियों का सही मिश्रण तैयार किया। धीरे धीरे खिलजी ठीक होने लगा। शीलभद्र की मेहनत रंग लाने लगी। खिलजी की हालत में सुधार होने लगा और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। शीलभद्र के उपचार ने चमत्कार कर दिया। खिलजी की सेहत में तेजी से सुधार हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देखकर खिलजी हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया है। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसके हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे शीलभद्र ने इतनी आसानी से ठीक कर दिया। शीलभद्र की योग्यता और ज्ञान ने उसे चकित कर दिया। खिलजी ने शीलभद्र का बहुत धन्यवाद किया। उसने शीलभद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की
और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। उसने शीलभद्र को बहुत से उपहार भी दिए, लेकिन शीलभद्र ने सब लेने से मना कर दिया। शीलभद्र ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल खिलजी को ठीक करना था। उन्होंने कहा कि उन्हें बस खिलजी का स्वास्थ्य चाहिए था, और अब जब वो ठीक हो गया है तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। शीलभद्र ने अपने कर्तव्य को पूरा किया और उन्हें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन खिलजी का दिल पत्थर का बना हुआ था। उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी क्रूरता को दर्शाती थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता था। नालंदा की समृद्धि और विद्वानों को देखकर उसे जलन होने लगी। उसने सोच लिया कि वो इस ज्ञान के प्रकाश को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, उसकी आंखों में एक कांटा बन गया था। वह इस समृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब सब छात्र और शिक्षक पढ़ाई में व्यस्त थे, खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। यह हमला न केवल अचानक था, बल्कि अत्यंत क्रूर भी था। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय की दीवारों को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और चारों ओर तबाही मचाने लगी। यह हमला इतना अचानक और भयानक था कि किसी को समझ नहीं आया क्या करे। खिलजी और उसके सैनिकों ने विश्वविद्यालय को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल कीमती वस्त्र और धातुएं लूटीं, बल्कि उन अनमोल पांडुलिपियों को भी निशाना बनाया जो सदियों से ज्ञान का भंडार थी। उन्होंने लाखों की तादाद में अनमोल किताबों और ग्रंथों को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जो अपने आप में एक खजाना थी, जलकर राख हो गई। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। इस विनाश ने न केवल नालंदा को, बल्कि पूरे विश्व को एक अमूल्य धरोहर से वंचित कर दिया। हजारों बेकसूर छात्रों और शिक्षकों को मार डाला गया। जो बच गए वो भागकर जंगलों में चले गए। देखते ही देखते ज्ञान का वो मंदिर, जो सदियों से जगमगा रहा था, अंधेरे में डूब गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बस एक इमारत का विनाश नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा था। यह एक ऐसा जख्म था जो सदियों तक हरा रहा। आज भी जब हम नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को देखते हैं तो हमें उस क्रूर घटना की याद आ जाती है। ये खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि बर्बरता कितनी खतरनाक हो सकती है। शीलभद्र का दिल टूट गया। जिस इंसान को उन्होंने मौत से बचाया था, उसी ने उनके ज्ञान के मंदिर को मिट्टी में मिला दिया। शीलभद्र की महानता और खिलजी की गिरी हुई सोच इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। नालंदा का विनाश एक दर्दनाक सच्चाई है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। ये हमें चेतावनी देती हैं कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और अज्ञानता में हमेशा लड़ाई रहती है, लेकिन जीत हमेशा ज्ञान की ही होती है। आज हमें शीलभद्र और नालंदा के दूसरे विद्वानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। उनके द्वारा संजोए गए ज्ञान और संस्कृति को हमें संजो कर रखना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके द्वारा स्थापित मानकों को बनाए रखें और उन्हें आगे बढ़ाएं। हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक होना होगा। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। हमें अपने पारंपरिक त्योहारों, रीति रिवाजों और भाषाओं को जीवित रखना होगा। हमें यह पक्का करना होगा कि आगे कभी ऐसी घटना न हो। इसके लिए हमें अपने इतिहास से सीखना होगा और उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा। हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना होगा कि वे अपनी विरासत की रक्षा करें। नालंदा का विनाश हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करना होगा। हमें उन्हें यह बताना होगा कि हमारी संस्कृति और इतिहास कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि वे अपने ज्ञान को कैसे सुरक्षित रखें। हमें उन्हें अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताना होगा। हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और समर्पण से इस धरोहर को संजोया है।
हमें उन्हें प्रेरित करना होगा कि वे भी इस धरोहर को संजोएं। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम अपनी विरासत की रक्षा करेंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां ज्ञान और शांति हो। हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने इतिहास और संस्कृति को संजोएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखेंगे।